Hi guys, welcome to new chapter. In this chapter, we will learn about the education and the socialization. And now we are starting from the introduction. So, what is the introduction? Is there? So, meaning and concept of socialization के बारे में देख लेते हैं कि socialization क्या होता है. Human child has an innate capacity to learn and communicate. Therefore, gradually it learns the group-defined ways of behavior. It is human company initially in the form of a family, later than social institution like the community, peer group, school, etc. देखो एक कोई भी ह्यूमन हो उसके अंदर एक अपनी खुद की एक कैपेसिटी होती है सीखने की, बात करने की और वो एक ग्रेजुअली मतलब लगातार सीखता है और उसको जो उसके बिहेवियर को बताता है। ऐसे ही एक ह्यूमन कंपनी जो है बहुत ही ज़रूरत है फॉर अ फैमिली और अदर इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे कि अगर हम स्कूल जाते हैं या फिर अदर जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरनलाइज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स इनटू इटसेल्फ और द मोड ऑफ द लर्निंग टू लिव इन द सोसाइटी इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जब आज ऐसे ही आप कोई प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस करते हैं और इन वैल्यूज़ और नॉर्म्स में और फिर मोड ऑफ लर्निंग इज लिव इन द सोसाइटी, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब समाज से ही सीखकर समाज में ही जो हम वैल्यू देते हैं और उस एक पार्ट बनते हैं उस सोसाइटी का, तो उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये चलती रहती है, हम सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और नई नई चीज़ें हम बिहेव करते हैं। इसके बाद ये है कि इट हेल्प्स द इनकल्केशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज एंड सिंबल्स ऑफ द सोशल सिस्टम। तो हम इनको अपने आप प्रिंसिपल्स को हम अपनाते हैं और रिएक्ट करते हैं वैसे ही। और कुछ सर्टेन रूल्स भी होते हैं वो पर्सन के जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा रूल्स दैट वन इन दैट इन अकॉर्डिंग विथ व्हाट ही हैज़ लर्न फ्रॉम द प्रोसेस, उसने क्या सीखा है। इसके बाद रोल्स ऑफ पर्सन इन द एक्सप्रेशन ऑफ हिज सोशल नेचर, और उसके एक नेचर के हिसाब से उसका जो सोशल नेचर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द सोशल नेचर इनेबल्स द पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द सोशल लाइफ। जो सोशल नेचर है उसका डेवलपमेंट भी एक पर्सन को एक सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करवाता है। इसके अलावा नेचर ऑफ व्हाट वन कम्युनिकेट इन सोसाइटी डिटरमाइंड बाय द इन्फ्लुएंस वन इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। किसी का भी नेचर जो है वो एक सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करता है और वो उसको इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी के लिए। जो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न नॉन इंस्टिंक्टिव, द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड टू लर्न एंड द इंटरलाइज इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो हर कोई ह्यूमन नेचर जो है उसको लर्न करना, उसको अपने आप में इंटरनलाइज करना, वो होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि स्टेजेस कौन कौन सी हैं। स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज दी है ओरल स्टेज, नल स्टेज और मिडल स्टेज एंड एडोलेसेंस। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। ओरल स्टेज का मतलब क्या है यहाँ पे? Oral stage में the infant's build-ups and fairly definite expectation about feeling time, and he learns to signal his pressing needs for care. During this stage, the infant is not involved in the family as a whole, and he is involved only in the subsystem consisting of his cell and his mother. तो केवल और केवल इस केस में जो फर्स्ट स्टेज है, ओरल स्टेज है, उसमें वो उसको देखिए फैमिली से लेना देना नहीं है अभी इसमें, क्योंकि वो जानता भी नहीं है, वो केवल अपने आप में ही रहता है और अपनी मदर के साथ रहता है। साथ दूसरा आता है एनाल स्टेज, जिसमें वो एक जो कि फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक का चाइल्ड रहता है, जिसमें वो टॉयलेट ट्रेनिंग या मेन फोकस ऑफ द स्टेज है, जिसमें वो टॉयलेट जाना सीख जाता है। During this stage, child internalizes the two roles, his own and that of his mother, now clearly separate. The child receives love and care and he gives love in return. तो इस वाले इसमें क्या रहता है कि वो दो रोल प्ले करता है, हिज और हर ओन एंड दैट ऑफ हिज मदर, जो कि और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके बदले उसको रिटर्न में लव या फिर केयर मिलता है। थर्ड स्टेज आता है जिसमें वो थर्ड ईयर से फोर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के रहता है। फोर्थ मतलब 4 साल से प्यूबर्टी तक की एज का रहता है, जिसमें ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली
और वो अपनी चाइल्ड अपनी आइडेंटिटी भी कर फाइंड कर लेता है एज अ सोशल रोल एंड द बेसिस ऑन द सेम। द फोर्थ स्टेज आती है जिसमें वो रफली एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी लेवल पे होता है, जिसमें वो एक यंग बॉय और एक यंग गर्ल बन चुका है, और मतलब एक एडोलेसेंट बन चुका है, जिसमें वो अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड करता है बाय द टाइम इंडिविजुअल अटेन्स मैच्योरिटी मैच्योरिटी उसमें आने लगती है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन दिए गए हैं, जिसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन ना। प्राइमरी और सोशलाइजेशन और सेकेंडरी को किस तरीके से कि बेसिक फिजिकल नीड्स सच एज जैसे कि थर्स्ट हंगर वगैरह आर द कॉल्ड द प्राइमरी नीड्स। इनको प्राइमरी जैसे कि उसकी भूख और उसका पानी जो है सब, वो उसकी प्राइमरी नीड्स है। जबकि सेकेंडरी नीड जो है वो है आपकी मस्ट टू मीट प्राइमरी नीड्स। अगर सेकेंडरी नीड्स का मतलब कि अगर उसको फर्स्ट वाली जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए सेकेंडरी नीड्स यानी कि उसको स्किल्स को सीखना पड़ेगा, अपना घर चलाने के लिए कमाना पड़ेगा। तो family satisfy the basic needs of human beings, therefore it is called the primary institution, whereas the school is a parents and primary socializing agents of child, whereas the school teachers are the secondary socializing agent। तो शुरुआत में जब जो पेरेंट्स होते हैं वो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं, जबकि टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं। इसमें जो प्रोसेस होती है प्राइमरी प्रोसेस में वो अपनी वैल्यूज़ बिहेवियर वगैरह सीखता है, जो कि सेकेंडरी से जो सोशलाइजेशन में सीखता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं आगे की तरफ, जिसमें मॉडर्न सोसाइटीज़ के बारे में बताया, और जिसमें वेयर द सोशल मोबिलिटी एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टेक्स प्लेस मोर फ्रिक्वेंटली, इंडिविजुअल्स लॉयल्टी टू पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स वीकens, he starts emulating the values, norms and behavior patterns of another group in anticipation of being accepted as its member। दिस काइंड ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। देखो मॉडर्न सोसाइटीज़ में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल और जो ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा तुरंत सोशल हो जाते हैं। इंडिविजुअल्स की जो लॉयल्टी होती है वो कि सोशल ग्रुप्स में कम देखने को मिलती है, जबकि ही स्टार्ट मिलिट्री और वो अपनी वैल्यूज़ बिहेवियर पैटर्न्स और अनदर ग्रुप को एंटिसिपेशन और एक्सेप्ट करता है एक मेंबर की तरह। इस तरह को सोशलाइजेशन को हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। According to this theory, the norms, values, and the behavior pattern of the individuals are determined with reference to a particular group or groups. Education is a social process which prepares individual to lead a meaningful and okay, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि who have acquired wealth and suddenly try to follow the values and lifestyle of a upper strata of society, they tend to change their dress, behavior, and even their language and custom. For example, they start demanding dowry and force their two women folk to observe पर्दा और the distancing customs। तो यहाँ पे जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है एक चाहता है एक मतलब एक सोसाइटी में लाइफस्टाइल ऑफ अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी में जहाँ पे वो अपनी ड्रेस को चेंज करना चाहेगा, बिहेवियर को, और फॉर एग्जांपल के लिए एक वो डायोरी सिस्टम की डिमांड करेगा या फिर फॉक यानी कि पर्दा पर्दा रखने की ऑन अदर डिस्टेंसिंग। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। एजुकेशन और सोशलाइजेशन का क्या तालमेल है इसमें बताएं। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस विच प्रिपेयर्स इंडिविजुअल लीड अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो देखिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, अगर अगर आप एक सोशल प्रोसेस सीख रहे हैं तो एजुकेशन में सोशलाइजेशन जो अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक सोशली वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि है कि उसको एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस और दूसरा है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। व्हेन वी से एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस इट एम्प्लाइज फर्स्ट ये एजुकेशन ऑकर्स इन अ सोसाइटी एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी इन विच इट टेक्स प्लेस। The social milieu itself educates. School is one of the important social institutions that educate. Its role is influenced by that of the others.
Education has a social role and involved in the modeling of the future society. Education process of a socializing implies education take place through social interaction. It is much more than mere instruction. People receive a certain degree of education even if they never enter a school. Formal education is socialization with a deliberate purpose and a desired direction. चलिए यहाँ पे कुछ थ्योरी दी है। जैसे कि पहली थ्योरी दी है सोशलाइजेशन की, कुलेज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। कुलेज थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि जो सेलिब्रेटेड his celebrated work Human Nature and Social Order propounded his concept of looking glass and explained how the self of an individual develops and socialization takes place. He emphasized the role of primary groups and the social interaction, especially communication in the formation of personality. देखियो यहाँ पे क्या है, वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा बता रहे हैं कि कैसे एक हाउ द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल डेवलप्स, कि एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप होता है और वो कैसे सोशलाइजेशन में मतलब सोशलाइजेशन को कैसे मिलती है और कैसे उसका एम्फेसाइज द रोल ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स और सोशल इंटरेक्शंस के बारे में भी बताया गया। Cooley's important concept of the reflected और looking glass self has three basic elements। तो Cooley's के जो तीन एलिमेंट्स हैं बेसिक, वो बताए गए हैं। पहला बताया कि द इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस, पहला आता है कि हम अपने आप को कैसा इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा कि इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, दूसरा है कि अब खुद की मतलब उसकी दूसरे की कैसे हम अपीयरेंस की जजमेंट कर सकते हैं। तीसरा कि सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड और मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे उसकी खुद के प्राइड और मॉडिफिकेशन के बारे में बताया है। कूलेज जो है सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो उन्होंने देखो ये बताया है कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे आप, एक इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में बताया कुले ने कि कैसे एक कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। During interaction with people, the child remains conscious of how other perceives, behaves towards them. On the basis of their judgment, the child develops a feeling about himself. It may be a feeling of pride if the behavior is appreciated, or of the mortification if the behavior is denounced by the people. तो अब देखिए यहाँ पूरे पैराग्राफ में ज़्यादा नहीं, तो बस ये बताया गया है कि कैसे एक सोशली होने के लिए एक इंटरेक्शन ज़रूरी है। और फिर आते हैं हम मेड की थ्योरी पे। मेड्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन क्या कहती है कि जैसे कि हमने अभी गुलेस की थ्योरी देखी जो कि ह्यूमन इमेजिनेशन वगैरह पे थी, जबकि जो जॉर्ज हर्बर्ट मेड क्या कहते हैं कि सोशलाइजेशन इन द रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्ट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। Mead started his theory the two basic assumptions। पहला assumption है the biological variety of the human organism force their cooperation with each other in group, and दूसरा है कि those actions within and among human organism that facilitate their cooperation ensure their survival। तो पहला क्या कहता है कि एक बायोलॉजिकल फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फोर्स देयर कॉपरेशन। तो किस तरीके से एक बायोलॉजिकल फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म अपने आप को फोर्स करता है फॉर दूसरे पीपल ग्रुप के साथ मिलने के लिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव, एंड दोज एक्शंस विद इन द अमंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म दैट फैसिलिटेट देयर कॉपरेशन। ये एक्शंस जो हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको एक सर्वाइव के लिए इंश्योर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बस देखिए मेन तो हमने जो समझा कि उनका कहना था कि आप जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली फॉर सर्वाइविंग वो अदर ग्रुप्स के साथ रहना पसंद करता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि मेड इम्पाई द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और द प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर he points out that just as human as can designate symbolically other actors in the environment, so they can symbolically represent themselves as an object। According to me, there are the three stages in the development of self। पहला स्टेज होता है प्ले करने का, खेलने का स्टेज होता है, बच्चा खेलता है। फिर आता है चाइल्डिफाइड और फिर उसके बाद
as a father with the role of the what called the particular other such as mother and father. Later, by virtue of biological maturation and the practice of role taking, organisms become capable of taking the role of several others. Many times, this stage is gained because it shows the capacity to drive multiple self images formed to cooperate with a group of individuals engaged in some coordinated activity in this process and converts into me so long as the child has not identified or understood the roles of others. He now he she is only I, and with his her identification with other I gets converted to me. This conversion I into me signifies the socialization of the child. तो यहाँ पे देखो कुछ अच्छे से एग्जाम्पल के बारे में बताया है कि कैसे वो आई से लेके वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को समझने लगता है, जाने लगता है। फाइनल स्टेज है वो उसमें बताया है कि कैसे वो अपना रोल को पा लेता है और जनरलाइज अदर कम्युनिटी ऑफ एटीट्यूड एविडेंट इन अ सोसाइटी। इस एज में इंडिविजुअली आर सीन एज कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और जनरल बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रूड साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की तरफ। इनका क्या कहना था, सिगमंड फ्यूड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन क्या कहती है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज एन आउटकम ऑफ इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल फैकल्टीज ऑफ द इंडिविजुअल while explaining the behavior pattern and the personality traits of individual. फ्रीड formulated three basic principles, तीन बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला बताया कि every conscious actions has a cause in the unconscious, that unconscious is simply a puppet in the hands of unconscious, and that whatever one becomes as an adult what was determined to be in his early childhood. तो देखिए तीन यहाँ पे क्या बताया कि एवरी कॉन्शियस जो एक्शन होता है वो कि अनकॉन्शियस माइंड से आता है। दूसरा कि कॉन्शियस इज अ सिंपली अ पपेट, एक तरीके से कॉन्शियस जो है एक पपेट है अनकॉन्शियस का। तो ये देखो ये फ्रूड जो कह रहे हैं वो बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली और सोशल फैकल्टीज पर जोर दे रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली डिपेंड करती हैं। और तीसरा उन्होंने बताया कि दैट व्हाट एवर वन बिकम्स एज एन एडल्ट was determined to so in her early childhood. According to the Freud principle, a major part of human personality is formed in the childhood and during rest of the life. It is elaborated and sharpened in this sense. Freud reiterates and the role of primary social line in the formation of personality. तो उन्होंने कैसे फ्रूड ने एक पर्सनैलिटी के बारे में मेजर पार्ट बताया है और कैसे चाइल्डहुड और ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ लाइफ में वो कैसे शार्प होता है और प्राइमरी सोशलाइजेशन के फॉर्मेशन पे उन्होंने बताया। पहला होता है कि कॉन्शियसनेस रहता है। तीन मेजर रीजंस हैं ह्यूमन के माइंड्स में। पहला होता है कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। तीनों को जानेंगे एक एक करके कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियस रीजन ऑफ माइंड रिलेट द इंडिविजुअल विद प्रेजेंट इवेंट्स एंड द एक्टिविटीज इन लाइफ। जो प्रेजेंट में अभी इवेंट चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। प्री कॉन्शियस का मतलब होता है जो आपकी मेमोरीज को रिकॉर्ड करके रखता है, विच इजिली एंटर्स कॉन्शियस, जो कि आसानी से कॉन्शियसनेस में जा सकता है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं लेकिन हमारे अभी के जो प्रेजेंट के टाइम में वो मेमोरी हमें याद आ सकती है। जैसे कि आप कुछ स्कूल के बारे में आप इंसिडेंट को याद करते हैं तो वो प्री कॉन्शियस चीज़ें हैं जो कि आपके कॉन्शियस माइंड में अभी आ सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप वो उनको जो गंदे एक्सपीरियंस होते हैं वो आप अनएक्सपेक्टेबल होते हैं कॉन्शियस माइंड के लिए। So these repressed desire come to the level of conscious either in a disgust from in the psychoanalysis। तो इसको हम साइको में हम जानते हैं। फिर आते हैं हम अनकॉन्शियस क्या होता है। अनकॉन्शियस इज द प्रीडोमिनेंट कंटेंट ऑफ द माइंड इन रिलेशंस टू द अमाउंट विच इज इन द कॉन्शियसनेस एट एनी गिवन टाइम। तो एक अनकॉन्शियस क्या है, एक कंटेंट है ऑफ द माइंड जो कि which is the consciousness at the given time. The conscious is comparable to form on the surface of the vast and deep sea of consciousness। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, रूथलेस, इलॉजिकल और प्लेजर सीकिंग हो सकता है।
कॉन्शियस यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो आपके उस इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि इसमें देख सकता है कि एक कॉन्शियसनेस यहाँ पे है जो आपका प्रेजेंट माइंड है, प्री कॉन्शियस वो है कि जो, और ये अनकॉन्शियस है, उसको हम इद कहते हैं। वो अनकॉन्शियस माइंड आता है जिसमें हम एक कम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें बता रहे हैं कि फ्लूइड शिफ्ट्स हिज एम्फेसिस फ्रॉम द रीजन ऑफ माइंड टू स्ट्रक्चर, and it is the interaction among id, ego and super ego, and that gives a definite shape to the individual personality. अब यहाँ पे id क्या है? id is a source of mental and instinctive energy. It is seated in the unconscious and works on the pleasure principle. It believes only what Freud calls true psychic reality. It knows nothing about rules, regulations, values, and moralities, and never bothers about the objective reality in society. id क्या है? एक सोर्स है फॉर मेंटल एंड इंस्टिंक्टिव एनर्जी का, जो कि इट सीटेड इन अनकॉन्शियस और वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. It believes only in what Freud calls true psychic reality. It knows nothing about rules, regulations, values, and moralities, and never bothers about the objective reality in society. इद का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल से बताया है कि यहाँ पे, बट सच इमेजनरी मीन्स इज नॉट रियली केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग टेंशन. फॉर एग्जाम्पल, इमेज ऑफ फूड कैन नॉट सेटिस्फाई हंगर. The second important system of personality is ego. As we have already seen, at birth a child is capable of only a few instinctive responses. With gradual physical and the psychological development, and due to some references from others, the child develops I, my, mine and me. तो देखो यहाँ पे एक सेकंड इम्पॉर्टेंट सिस्टम इस पर्सनैलिटी इज ईगो. अबे यार भी, चलिए यहाँ पे अब आगे समझते हैं. अब हम पढ़ेंगे एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में. और